नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सामान्य प्रबंधन का यह दूसरा वीडियो हम लेके आए हैं, जो मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये समावेश किया गया है, जिसके हम कंसेप्ट आधारित इसके सॉल्यूशन देखेंगे और यह वीडियो हमारा प्रतिदिन सुबह 10 बजे अपलोड करने की योजना बनाई है, इसलिए आपको यह सुबह 10 बजे मिल जाया करेगा। या तो हमारा क्विज के रूप में होगा या थ्योरी के रूप में होगा। ये हमारा ऑनलाइन ऐप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम सामान्य प्रबंधन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? कल हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या है देखे थे। तो सामान्य प्रबंधन क्या होता है? देखिए, प्रबंधन आप समझते हैं कि मैनेजमेंट, सामान्य यानी जनरल मैनेजमेंट। तो ये जनरल मैनेजमेंट यानी हमारा या तो कोई संगठन हो या संस्था हो, उसका या कोई बिजनेस हो या हमारी दिनचर्या भी हो, वो भी शामिल होती है कि ये सही तरीके से मैनेजमेंट हो, या फिर किसी भी व्यक्ति से कार्य कराने की जो सामान्य प्रबंधन होते हैं, कला होती है, वह सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह हम देखते हैं। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसने बिक्री उत्पाद के लिए कोई भी कच्चा माल खरीदा, ठीक है ना? ये संगठन है, उसने कच्चा माल खरीद लिया, ठीक है? अब उसे जब तक उसकी बिक्री नहीं हो पाती है या जब तक बिक्री हो गई है, तो ये जो समय लगा है, बीच का जो समय लगा है, उसे क्या कहते हैं? नगद चक्रण कहते हैं। इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये नगद चक्रण हमारा है इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? ये जो कौन सा गुण दर्शाती है, सबसे पहले तो आपको जब सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले उसे सही ढंग से पढ़ना होता है। ये दर्शाती है दूरदर्शिता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूरदर्शिता यानी दूर की बात सोचने या समझने का गुण। कैसी दूरदर्शिता? आप नेता हैं, ठीक है? अपने क्षेत्र का विकास करना है। जब तक आप में दूरदर्शिता नहीं होगी, जैसे कोई डेवलप करते हैं तो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ग्रामीणों को समस्या ना हो या फिर जनसमूह को समस्या ना हो, ठीक है ना? जनता को समस्या ना हो। तो इस प्रकार से प्रबंध करे या सोचने का थिंकिंग गुण अपनाए, जिससे कि डेवलपमेंट हो, वही दूरदर्शिता होता है। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? ये जो आवधिक कर्ज होता है, वह दीर्घकालीन देनदारी होती है। दीर्घकालीन देनदारी में क्या होता है? 12 महीने यानी 1 वर्ष से अधिक, ठीक है ना? या 1 वर्ष, वो तो 12 महीने 1 ही वर्ष होता है, ठीक है ना? 1 वर्ष, 1 ईयर, ओके। लंबी अवधि की देनदारियां यानी कोई भी ऋण लिया है, यदि आपका उसके 1 साल बाद उस अवधि को, मतलब ऋण को चुकाना है, तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए देय होती हैं। वो दीर्घकालीन देनदारियों के उदाहरणों में बंधक ऋण, जैसे है ना, जैसे केसीसी बनाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, तो कहते हैं कि 1 साल बाद आप ये ऋण जमा कर दें। डे बॉन्ड और अन्य दीर्घकालिक पट्टे या ऋण शामिल होते हैं। चालू वर्ष में बकाया हिस्से को छोड़कर अल्पकालिक देनदारियां चालू वर्ष के भीतर देय होती हैं, ठीक है ना? अल्पकालिक जो देनदारियां होती हैं, वो जो करंट ईयर चल रहा है उसी के अंदर देय होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक प्रयास किसकी विशेषता है? ये सामूहिक प्रयास आपका किसी भी संगठन की विशेषता होती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वह सामाजिक व्यवस्था या उक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रित करती है तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अलग सीमा होती है। संगठन तरह तरह के हो सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, व्यवसायिक, वैज्ञानिक, कुछ भी होता है। संगठन कोई भी बना लेते हैं। आजकल तो हर समाज का भी संगठन बन चुके हैं।
ये हमारा करियर डेस्ट एकेडमी का फेसबुक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो नियोजन कहलाता है। नियोजन का अर्थ पहले से है, यह निश्चित करना है कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कार्य योजना बनाना। यह प्रबंध आधारभूत कार्यों में से एक है। कुछ भी करने से पहले प्रबंधक एक विचार मन में लाता है कि अमुक कार्य कैसे किया जाए। नियोजन सृजनात्मकता तथा नव प्रवर्तन अति निकट से जुड़ा हुआ होता है। नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? नियोजन का उद्देश्य जो है वो निश्चित होता है कि हमें यह कार्य करना है, लक्ष्य हमारा निश्चित होता है। ये नियोजन में भविष्य की कल्पना की जाती है, परिणामों को पूर्वानुमान लगाया जाता है एवं संस्था की जोखिम एवं संभावनाओं की जांच की जाती है। ईएसओपी का संबंध किससे है? ईएसओपी का संबंध वही मानव संसाधन प्रबंधन से है, ठीक है ना? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सॉरी दोस्तों, ये किससे है? मानव संसाधन विकास से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप मैनेजमेंट। संगठन को सत्ता की औपचारिक ढांचा किसने कहा है? देखिए, ये संगठन की सत्ता का औपचारिक ढांचा जो या कहा है, लूथर गुलिक ने कहा है। ध्यान रखिए, यदि ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने किया है? लूथर गुलिक ने कहा है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहते हैं? देखिए, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई, कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, उसमें इकाई वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है निर्णयन, यानी ये आंसर आपका सही हो जाएगा। निर्णयन, ठीक है। प्रबंधक है, कोई भी प्रबंधक है और सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करता है तो ये एक निर्णयन के अंतर्गत आता है। उच्चाधिकारी द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? देखिए, ये जैसे हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है, वो हमें पता है कि सबसे पहले ये, जैसे कि हम सीएम की बात करें तो ये सीएम सर्वोच्च उस पर बैठा है। फिर जैसे कि मुख्य सचिव है, फिर उसके बाद मुख्य सचिव हैं, इसके बाद तृतीय श्रेणी पर कलेक्टर हैं, ठीक है ना, जिले लेवल पर। फिर उसके बाद और छोटे कर्मचारी सभी शामिल होते हैं। तो ये उच्च अधिकारी के द्वारा एक नियोजित व्यवहार क्या दर्शाता है आपका? ये दर्शाता है औपचारिक संगठन। क्लियर? इसी संबंध में चेस्टर बेनार्ड ने कहा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण तरीके से समन्वित किया जाता है तो ऐसे संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता कौन दर्शाता है? ये विशिष्टता दर्शाता है इन्वेंट्री, ठीक है ना। इन्वेंट्री, आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल गए हैं जीएसटी सॉफ्टवेयर की, उसमें सारे आपके कितना माल स्टॉक है या कितना बचा है या आकार है, तो वो इन्वेंट्री कहते हैं उसमें, ठीक है ना। बिल बुक भी एक सॉफ्टवेयर है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। और व्यवसाय में उत्पादन या बिक्री में उपयोग किए जाने वाले सभी घटक शामिल होते हैं इसमें। एक बिजनेस लीडर के रूप में यह आप पर निर्भर करता है कि आप स्टॉक को सही मात्रा को हाथ में रखने के लिए हमेशा सही इन्वेंट्री प्रबंधन रणनीतियों का अभ्यास कर करते हैं, ठीक है ना। अब आपका स्टॉक है तो आपको किस प्रकार रणनीति बनाना है? वह कि आपका स्टॉक जो है वो बिचता जाए। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? देखिए, ये कहती है कि नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं, ये बात है। नेता लेते ही तैयार नहीं किए जाते, ये पुरानी विचारधारा है, लेकिन अब तो नेता जन्म लेते ही तैयार किए जा सकते हैं। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये ग्राहक की मानी जाती है। इसका आंसर तो हमारा निकल के आ गया है। विपणन यानी मार्केटिंग, ठीक है ना। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी यदि आप ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बिजनेस इतना क्या है वो सफलता पूर्वक नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो विपणन में किसकी? ग्राहक की, यानी ग्राहक की संतुष्टि आवश्यक होती है। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें ग्राहक को संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है।
संपत्तियों के व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो ये आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है कि आग जैसे संपत्तियों को व्यवसाय में, जैसे आप माना कि आप खेती ही कर रहे हैं, चलिए ये आपका खेत है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि सबसे पहले तो आपको बोने के लिए ट्रैक्टर वगैरह चाहिए या कुछ मतलब हल वगैरह चाहिए, फिर उसको लिए पानी देने के लिए आपको विद्युत मोटर या फिर सबमर्सिबल पंप या कुछ भी चाहिए। तो ये जो संपत्ति है, तो किसके उद्देश्य के लिए? अब जब ये सारी जो संपत्ति है इसका उपयोग करेंगे तो अपन को क्या क्या उपार्जन होगा? तो ये आगम उपार्जन हेतु संपत्तियों के व्यवसाय में उद्देश्य हेतु रखा जाता है। चलिए, ये भी आंसर निकल के आ गया है कि एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्थिक नियोजन। ठीक है? आर्थिक देखना, एक निश्चित अवधि में एक सुनिश्चित और सुपरिभाषित, अब यही देख लो, प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संस्थानों का, आर्थिक बात हो गई है, विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय उस तरीके से है जिसमें एक केंद्रीय योजनाधिकारी होता है, देश के साधनों में ध्यान रखते हुए निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक तत्वों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। तो ये 5 जो है वो तरीके शामिल हो सकते हैं इसमें। लोक सेवा आयोग किस प्रकार का प्रबंधन का रूप माना जाता है? तो ये आपका मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, ठीक है ना? अब एक बड़े विद्वान हैं, पेंगर्स एंड मायर्स के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधन का वह विशिष्ट क्षेत्र है जो श्रम शक्ति के चयन, विकास, उपयोग तथा श्रमिकों के कार्यरत रहने संबंधी योजनाएं बनाने, संगठित करने तथा नियंत्रित करने के कार्यों से संबंधित है, जिससे कि संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी रूप से तथा मितव्ययता से कर सके। ठीक है ना? मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में चीजें बताई गई हैं। वही देखना, लोक सेवा आयोग क्या करता है? भर्ती करता है। भर्ती करता है तो ये किसके अंतर्गत आता है? मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है कि अच्छे कर्मचारियों का चयन हो, अच्छा काम हो, जिससे कि संगठन अपना काम करे, चाहे वह सरकारी संगठन हो, चाहे कोई सा भी संगठन हो। वित्तीय विवरण किसका भाग है? तो वित्तीय विवरण ये लेखांकन का भाग होता है। देखिए वित्तीय, अब आपका सामान्य प्रबंधन में ये जो वित्तीय चीज है, वित्तीय वित्तीय प्रबंधन, ये एक टॉपिक है, ठीक है ना? तो अब विवरण और उसका मार्केटिंग भी है इसमें, तो ये तो पढ़ना ही है हमको। लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के सौदों या लेन-देनों की क्रमबद्ध रूप से लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने कि जिससे उनका विश्लेषण, एनालिसिस व निर्वचन, इंटरप्रिटेशन हो सके, ठीक है ना? मतलब एक, चाहे दोस्तों अपने जीवन में या फिर आप कोई भी संगठन, लेखांकन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि आप किसी का लेखा जोखा नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ये सही बात है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? तो विपणन का तो मुख्य बिंदु, मार्केटिंग का मुख्य बिंदु तो ग्राहक को ही कहा जाता है। ग्राहक की संतुष्टि ही अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ा सकती है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह पद सोपान का कौन सा होता है? तो ये होता है सत्ता का प्रत्यायोजन, ठीक है ना? सत्ता का प्रत्यायोजन, वही देखना, आप प्रशासनिक ढांचे को देख लो, वो सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है कि सबसे पहले उच्च अधिकारी होते हैं, फिर उसके बाद फिर बीच में कुछ अधिकारी रहते हैं, ठीक है? ये सोपान होता है, सत्ता का पद सोपान बोला जाता है। फिर कई सारे कर्मचारी होते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे यदि मुख्य अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले ये मुख्य सचिव होता है, फिर उसके बाद कलेक्टरों के बागडोर होती है, फिर कलेक्टर अन्य से काम कराता है। तो ये जो है वो पद सोपान के अंतर्गत चलता है कि एक इसके अंतर्गत सबसे बड़ी शक्ति है, फिर उसके बाद कुछ शक्ति इन कलेक्टरों को दी जाती हैं, फिर इनके बाद जो छोटे-मोटे कर्मचारी हैं उनको दी जाती है। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? कोई भी संगठन है तो वो तो चाहे कुछ भी हो, वो तो रोकड़ खाते में ही क्रेडिट किया जाता है। ये रोकड़ खाते में किया जाता है। देखिए रोकड़ बही
जो खाता होता है रोकड़ बही में, वो रोकड़ कैश बुक में होता है। कैश बुक एक नकद पुस्तक, एक वित्तीय पत्रिका है जिसमें सभी नकद प्राप्तियां और भुगतान शामिल है, जिसमें बैंक जमा और नकासी शामिल है। कैश बुक में प्रविष्टियां फिर सामान खाता बही में पोस्ट की जाती हैं। रोकड़ बही कैश का बुक का उपयोग नकद प्राप्तियों और भुगतानों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कैश में सारा लेन देन किया जाता है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात न लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका 6%। इसे समझेंगे, कोई भी संगठन होता है तो दो या दो से अधिक लोगों से बना होता है। उसमें यदि कहीं से ऋण लिया है और उस पर ब्याज के बारे में कोई विषय बात नहीं लिखी है तो नियम अनुसार 6% का जो होता है वो ब्याज दिया जाता है। क्लियर? हम सामान्य प्रबंधन पढ़ेंगे। अभी क्या है कि छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम थ्योरी पढ़ें, उनको समझने में आसानी हो। और सबसे पहले हम थ्योरी भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम कम से कम 500 क्वेश्चन ऐसे कर लें, उसके बीच बीच में थ्योरी तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, कि जो बिल्कुल बेसिक हो। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो जनरल मैनेजमेंट के हैं वो एमपी पटवारी में बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार का स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वुडवर्थ का है भाई साहब, ठीक है ना, वुडवर्थ का है, ध्यान दीजिए। अभिप्रेरणा जो अंतर की आत्मा जगाती है, व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? यानी ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया है? ये प्रत्याशा सिद्धांत दिया है। देखना, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर बूम ने दिया है। पूरा नाम, ब्रूम का नाम विक्टर बूम है। विकसित किया गया है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति पिछले प्रयासों के परिणाम के आधार पर व्यवहार चयन कैसे करता है, परिणाम स्वरूप उन व्यवहारों से क्या परिवर्तन होगा। यदि मूल प्रत्याशा सिद्धांत मॉडल एडवर्ड टॉलमैन और कर्ट लेविन के कार्य से उजागर हुआ। देखना दोस्तों, हमने पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, ये प्रत्याशा का सिद्धांत है। यदि कोई इंसान एक बार किसी चीज में असफल हो जाता है, उसे दोबारा करता है, तब दोबारा भी होता है, दोबारा करता है, तो ये जो सिद्धांत है वो प्रत्याशा सिद्धांत, प्रत्याशा में है और अपने काम पर कर्म कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन हमें आज के जमाने में फल की इच्छा तो करना पड़ेगी, इच्छा तो करना पड़ेगी। अब कर्म तो हमारा है ही, तो वो तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनी रहती है? देखना, जहां मैनेजमेंट हाई स्तर का है, ठीक है ना, तो उसे कहां, ये वहां तो देखिए सतत विकास होएगा, है ना। यदि दोस्तों अपने जीवन में, अपनी लाइफ में भी किसी ने सही तरीके से प्रबंध मैनेजमेंट कर लिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं भी डिफीट नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना। तो वहां क्या मिलेगा हमें? सतत विकास मिलेगा। तो दोस्तों, जो कल आपके वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं सॉरी दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, कल का हम आंसर बताते हैं आपको, कि उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना गया है? संगठन को, उपभोक्ता को, संस्था को और सरकार को। इसमें से आपको आंसर कमेंट करके बताना है। जो भी आंसर होगा वह कमेंट करके जरूर बताएं। और कल का जो आंसर था, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये अंग्रेजों में के जमाने में 1932 में ये पारित हुआ था, ठीक है ना। अभी हमने सामान्य प्रबंधन स्टार्ट कर दिया है, जिसका वीडियो आपको 10 बजे मिल रहा है। ये जो टाइम टेबल दिया गया है ये आने वाले समय में मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। लाइव क्लास भी होया करेंगी, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों हमारी वेबसाइट जरूर ये विजिट किया करें, उसकी जो कल क्विज किए थे उसके सारे के सारे क्विज मिल जाएंगे, तो रिवीजन भी कर सकते हैं। आने वाले हम समय में क्विज आप दे भी सकेंगे, उसका टाइम रहेगा पर्टिकुलर, ठीक है ना। वो भी वेबसाइट पे फ्री दे पाएंगे जो भी हमारे यूट्यूब पर क्लास होंगी। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि नहीं किया है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है, जिससे कि हम और अधिक से अधिक वीडियो डालें और आपके दोस्तों को फायदा हो दोस्तों, और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएं, ठीक है ना। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः आपको धन्यवाद।